नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। बादल भिगो गए चुपचाप रातों रात सबको, इनको उनको, हमको तुमको, आपको आपको आपको। मौसम का पहला वरदान पहुंचा है सभी तक। उतरा है मानसून जहरी खाल की पहाड़ियों पर। रातों रात भिगो गए बादल सलेटी छतों वाले कच्चे पक्के घरों को। ये हिंदी के उस प्रतिनिधि जन कवि की आवाज थी जिनकी कविताएं किताबों में दबकर खोई नहीं, बल्कि सड़क पर चलते आदमी के संघर्ष की आवाज बनी। बाबा नागार्जुन। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। नमस्कार, आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजुम शर्मा। अभी जो आपने कविता की 4 पंक्तियां सुनी वो अकाल के दौरान घरों में फैली उदासी की व्यथा दर्शाने के लिए काफी है। इस कविता की अगली 4 पंक्तियां अकाल के बाद घर में दाने आने के संतोष को दिखाती हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर घर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। हिंदी कविता में 8 पंक्तियों की ऐसी औपन्यासिक कलेवर की कविता बाबा नागार्जुन के अलावा बहुत कम कवियों के यहाँ पढ़ने को मिलती हैं। हिंदी कवि आलोचक अशोक वाजपेयी इसे तुलसीदास के बाद अकाल का सबसे मार्मिक चित्रण कहते हैं। अकाल और उसके बाद उनकी प्रसिद्ध कविता है, वो सीधे सीधे राजनीति पर नहीं है, लेकिन अकाल में क्या होता है, उसके बाद क्या स्थिति बनती है, इसका बहुत ही मर्म चित्रण है। संभवतः तुलसीदास के बाद अकाल का इतना अच्छा वर्णन हिंदी में किसी और कवि ने नहीं किया जितना नागार्जुन ने। नागार्जुन हिंदी के प्रख्यात प्रगतिशील कवि और कथाकार हैं। हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी। संभवतः वो हिंदी के अकेले ऐसे कवि रहे जिन्होंने 4 भाषाओं में कविताएं लिखी। अपनी मातृभाषा मैथिली में उन्होंने यात्री उपनाम से लेखन किया। वो हिंदी के बड़े यायावर कवियों में से एक थे। असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। जब श्रीलंका के बौद्ध मठ में पाली सीखी और बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए तो नाम मिला नागार्जुन। नागार्जुन ने राजनीति और जनता के संघर्षों में सक्रिय भागीदारी की और रचनात्मक तरीके से जनता की आवाज बने। उनकी कविताओं का जो संसार था वो आपका हमारा यही सामान्य जीवन था जिसे हम लोक कहते हैं। राजनीति पर उन्होंने जो कविताएं लिखी उसकी तो हम आगे चर्चा करेंगे ही, लेकिन उन्होंने कटहल के पक कर गिरने से लेकर दंतुरित मुस्कान तक को अपनी कविताओं का विषय बनाया। मंत्र जैसी कविता में उनके कलात्मक प्रयोग देखे जा सकते हैं, तो एक प्रकृति प्रेमी यात्री के रूप में उन्होंने शिखरों पर बादल के घिरते देखने को भी कागज पर बखूबी उतारा। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहते हैं कि हिंदी में नागार्जुन निराला के बाद दूसरे ऐसे कवि हैं जिन्होंने वर्षा और बादलों पर खूब कविताएं लिखी हैं। लेकिन नागार्जुन की कविता के जिस आयाम की सबसे अधिक चर्चा होती है वो है राजनीति। उन्होंने भारी संख्या में राजनीतिक कविताएं लिखी, शायद अपने समकालीन कवियों के मुकाबले सबसे ज्यादा। और सबसे खास बात की कि ऐसी कविताओं को लिखने में उन्होंने लक्षणा या व्यंजना का सहारा नहीं लिया। जो कहा अभिधा में कहा, सीधे चोट की। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहर लाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। हिंदी कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी नागार्जुन के साथ कविता पाठ कर चुके हैं। वो कहते हैं कि सत्ता से सीधे टकराने की जुर्रत सब लेखक नहीं कर पाते, लेकिन नागार्जुन में ये हिम्मत थी।
ये उस तरह के लोग थे जो सचमुच कविता को जीते थे। कविता लिखते ही नहीं थे, कविता में बड़ी बड़ी बातें लिख देना एक बात है और कविता को जीना एक बिल्कुल दूसरी तरह की बात है। सबसे बड़ी बात जो आज की जो हमारे कवि हैं और जो एक दौर चला है जिसमें एक मतलब चाटुकारिता में अब किसी को शर्म नहीं आती, बड़े वो वो नागार्जुन जी ऐसे कवि थे जो किसी को भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को सीधे सीधे अपनी कविता में चुनौती दे सकते थे। तो जो कवि की एक सत्ता है, कवि की जो एक गरिमा है, उसके वो साकार रूप हम उनको मान सकते हैं। नागार्जुन 1962 तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे, लेकिन एक कवि के रूप में वो पार्टी लाइन पर ही चले हों ऐसा नहीं था। वो नेहरू के समर्थन में भी कविताएं लिखते हैं और नेहरू की जमकर आलोचना भी करते हैं। इसी तरह उन्होंने इंदिरा गांधी के समर्थन में भी कविताएं लिखी और जब लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट होते देखा तो उन्हें अपने पिता की याद दिलाने से चूके भी नहीं। इंदू जी क्या हुआ आपको? सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को, सुन रही गिन रही एक एक टाप को, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, छात्रों के खून का नशा चढ़ा है आपको, यही हुआ आपको। कवि आलोचक अशोक वाजपेयी कहते हैं कि समर्थन और आलोचना दोनों करना ये कोई विरोधाभासी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि इससे नागार्जुन का कद बड़ा ही हुआ। इससे नागार्जुन का एक बड़ा कवि होना ही सिद्ध होता है। एक बड़ा कवि अपने समय के सबसे बड़े राजनेता या सबसे बड़े चिंतक या सबसे बड़े विचारक को उसके ठीक काम के लिए सराहता भी है, और अगर उसकी दृष्टि में यानी कवि दृष्टि में वो कुछ अपने बड़े काम से या चिंतन से विचलित होता है, विपथ होता है, तो उसकी आलोचना भी करता है। वो कोई अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं है जो किसी एक व्यक्ति की जिसने प्रशंसा कर दी फिर जीवन भर या कविता भर प्रशंसा ही करता रहेगा। जब उसको लगेगा कि उसकी दृष्टि में, ये अलग बात है कि वो दृष्टि कितनी प्रामाणिक है, कितनी विश्वसनीय है। एक बड़ा कवि अपनी दृष्टि को प्रामाणिक और विश्वसनीय दोनों बनाता है, क्योंकि नागार्जुन ने भी बनाया। इसलिए ये विरोधाभास नहीं है, ये एक स्थिति का अतिक्रमण है। जब ऐसी परिस्थिति कवि को लगती है कि अतिक्रमण करके ही बात की जा सकती है। जैसा कि कवि अशोक वाजपेयी कह रहे थे कि नागार्जुन की कविताओं को केवल राजनीति तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए, इस बात का जिक्र मैंने कुछ देर पहले भी किया कि नागार्जुन की कविताओं की शास्त्र और लोक के बीच अबाध रूप से आवाजाही रहती थी। भाषा, छंद और विषयों को लेकर उन्होंने खूब प्रयोग भी किए और अपनी कविताओं को लोक दृष्टि, मानवीय पीड़ा और करुणा से लगातार सींचा भी। लेकिन इधर कुछ समय से नागार्जुन कुछ काव्येतर बातों के कारण विवादों के घेरे में हैं, अपनी मृत्यु के करीब 2 दशक बाद। ये एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन अब उनकी कविताओं के पुनर्मूल्यांकन की बात हो रही है। युवा कवि अविनाश मिश्र कहते हैं कि तमाम विवादों के बावजूद नागार्जुन जनवादी कविता के सबसे मुखर स्वर हैं। नागार्जुन के बहाने कुछ अब तक नहीं हुई और कुछ कई बार हो चुकी बहसें हिंदी में फिर से हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, कवि के रूप में नागार्जुन को पढ़ने में मुझे अब भी कोई समस्या नहीं है। मैं उनको अछूत नहीं मान पा रहा हूँ। हाल की बहसों के माध्यम से मैं उनका मूल्यांकन नहीं करने जा रहा हूँ। कम से कम उनकी कविता का मूल्यांकन तो मैं नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि जिस साहस का संग्रह करना, 2 टूक बात कहना, फटकार कर सच बोलना और इस सबसे भी बड़ी बात जनता के बीच एक जनता के आदमी की तरह बने रहना, उनकी कविता हमें यह सब कुछ सिखाती आई है। अब भी अगर उससे गुजरें तो यह सब कुछ हमको सिखाती है। हमारी जो आज की हिंदी की समकालीन कविता है, समकालीन जनवादी कविता, उसके लिए अभी भी सबसे बड़े कवि एक चुनौती के रूप में नागार्जुन बने हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नागार्जुन की कविताओं का मूल स्वर जनतांत्रिक था। आलोचक रामविलास शर्मा लिखते हैं कि हिंदी भाषी किसान और मजदूर जिस तरह की भाषा समझते और बोलते हैं, उनका निखरा हुआ काव्यमय रूप ही नागार्जुन के यहाँ मौजूद है। दरअसल नागार्जुन ने जीवन को न तो केवल कवि के रूप में देखा, न केवल आंदोलन में भागीदार के रूप में। उन्होंने जीवन को केवल यायावर के रूप में भी नहीं देखा, बल्कि उन्होंने जीवन को उसकी समग्रता में देखने की कोशिश की और उनकी यही कोशिश उनकी कविताओं की उपलब्धि भी रही।
नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। आज की इस प्रस्तुति में नागार्जुन की कविताओं को आवाज दी आज तक रेडियो के हमारे साथी अमन ने। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी कपिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।